बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल और मैं हूं मज़ाहिर हुसैन। इस तरह आप सबको मालूम है कि जीबी अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो है वो एक बार फिर एडवर्टाइज़ हो चुका है। इसके हवाले से अनाउंसमेंट हो चुकी है और इस वक्त ऑनलाइन जो इसकी एप्लीकेशन से जो है वो रिसीव हो रही है। तो इसके हवाले से हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ बनाई हुई थी। आज हम इस स्कॉलरशिप के बारे में फ़र्दर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसके हवाले से इसी स्कॉलरशिप को अवेल करने वाले एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद थे। मेरे साथ मौजूद थे नवीद हुसैन साहब, जिन्होंने 2 साल कबल इस स्कॉलरशिप को जीबी अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को अवेल किया और अब इसको जो है वो मुसलसल 2 साल से हासिल कर रहे हैं। चूँकि इनका तजुर्बा है, इन्होंने टेस्ट दिया और टेस्ट में आउटस्टैंडिंग 87 मार्क्स जो है वो अचीव किए हैं। तो इनका अच्छा तजुर्बा है, इन्होंने इस चीज़ को फेस किया है। एप्लीकेशन के अप्लाई करने के शुरू के मराहिल से लेकर सिलेक्शन तक और सिलेक्शन के बाद अब 2 साल का ये मरहला उन्होंने गुजारा है। तो हम बग़ैर किसी ताख़िर के अपने मेहमान की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले नवीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आज इंशाल्लाह हम आपके तवज्जो से हमारे व्यूवर्स तक जीबी अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो है उसके ओवरऑल एप्लीकेशन प्रोसेस के हवाले से जानना चाहेंगे और सबसे बढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसके टेस्ट के हवाले से जानना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह टेस्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप का बैकग्राउंड क्या है, कब ये स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस हुआ और इसका ये सारा सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद आप मुख्तसरन अपना ओवरऑल जो जर्नी है स्कॉलरशिप को अवेल करने का, अप्लाई करने में क्या क्या आपको मुश्किलात पेश आई, और अभी 2 साल से आप इस स्कॉलरशिप को जो है वो ले रहे हैं, स्कॉलरशिप को अवेल कर रहे हैं। तो ओवरऑल अपनी जर्नी के हवाले से थोड़ा बताइएगा और ये भी बताइएगा कि स्कॉलरशिप से आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या क्या आपको आपके एक्सपेंडिचर जो है वो इस स्कॉलरशिप से पूरी हो रही है। जी, सबसे पहले सारे देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मज़ाहिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ नाचीज़ को भी कुछ समझ के वक्त दिया। तो मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ कि जब 2020 में मैंने एफएससी किया था लाहौर से, तो उसके बाद मेरा इस्लामाबाद में आना हुआ फ़र्दर एडमिशन्स के लिए। तो मैं एडमिशन सीख कर रहा था, इतने में मेरी एडमिशन हो गई जिस फील्ड में मैं चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 2020 में एडमिशन हो गई। तो 2020 के टाइम पे कोई ऐसा कोई स्कॉलरशिप्स नहीं थे। जब आप यूनिवर्सिटी में इन हो जाते हैं तो आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, मींस की एहसास का स्कॉलरशिप मिलता है, फिर उसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से जो भी बंदा बाहर आता है पढ़ने के लिए, बड़े बड़े ख्वाब लेके आता है, तो मेन जो इशू उसके साथ ये होता है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो मिडिल क्लास फैमिली से होता है और वो शहर के एक्सपेंडिचर्स पूरे नहीं कर सकता। इस चीज़ का आपको बेहतर पता है। तो 2021 के मिड में जाके एक एडवर्टाइजमेंट आती है HEC की तरफ से। ये जो स्कॉलरशिप्स हैं वो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स और गवादर के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 मतलब स्टेट्स आप कहें या 2 एरियाज़ आप कहें ये कवर कर रहे हैं। मेनली हमें इस चीज़ से जो बेनिफिट मिल रहा है, मैं क्रेडिट दूंगा CPEC को और HEC को भी, जिन्होंने ये खुशाइन सी चीज़ हमारे लिए सोची। क्योंकि आप अगर हमारे गवर्नमेंट को देखें तो वो इस तरह के स्टेप्स नहीं लेते स्टूडेंट्स के लिए। उनको पता भी है कि यहाँ से गरीब स्टूडेंट्स जाते हैं आगे पढ़ने के लिए, लेकिन वो फंडिंग नहीं करते। तो बहरहाल 2021 के मिड में जाके उस टाइम पे मेरा मतलब 2nd ईयर चल रहा था मेरी डिग्री का, मींस कि अब 3rd सेमेस्टर कहें चल रहा था। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी ये बात थी कि 3rd सेमेस्टर वाले तक ही अप्लाई कर सकते हैं, 3rd मींस कि 2nd ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने अप्लाई किया अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद स्कॉलरशिप ऑफ़र हुई। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था स्कॉलरशिप का। जी, अभी आप ने स्कॉलरशिप अवेल किया और 2 साल से आप इसको मतलब कर रहे हैं, माशाल्लाह आपको स्कॉलरशिप मिल गई है। तो अब तक आपके कौन कौन से एक्सपेंडिचर जो है वो इस स्कॉलरशिप से कवर हो रहे हैं और कितना आपको बेनिफिट मिल रहा है इस स्कॉलरशिप से? जी, तो 2021 के मिड में जब मैंने अप्लाई किया, उसके बाद टेस्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर था। उसके बाद मेन इनकी ये चीज़ थी कि वो आपकी इज़्ज़त को मजरूह नहीं कर देते। अगर यूनिवर्सिटी में कोई स्कॉलरशिप ऑफ़र हो जाए तो आपको अपना आप इस तरह से पेश करना पड़ता है कि आप एक बहुत ही गरीब इंसान हैं, फाइनेंशियली आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आप इसमें ये चीज़ थी कि फुली मेरिट स्कॉलरशिप था। 40% जो है वो आपका FSC काउंट होता था, 10% आपका मैट्रिक काउंट होता था और लास्ट में जाके 50% आपके टेस्ट के मार्क्स स्कोर होते थे। तो मेरा 40% और 10% के जो चांसेस थे वो तो गुजर गए थे, मींस कि मेरा मैट्रिक भी हो गया था और FSC भी मेरी हो गई थी 2020 में।
लेकिन मेरे पास एक ही चांस था ये 50% का, तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं किसी तरह 50% को अच्छे से अवेल करूं और अच्छे से स्कोर करूं। तो मैंने टेस्ट की तैयारी की। टेस्ट के लिए बेसिकली जो डायरेक्ट प्रिपरेशन, उसके लिए इंशाल्लाह हम मज़ीद भी वीडियोस आपने कहा बनाएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे। FSC के बुक्स थे जिनके ऊपर मेरा प्राइम फोकस था और टेस्ट की वजह से ही मुझे ये स्कॉलरशिप ऑफ़र हुई। तो आप ये बात करें कि स्कॉलरशिप में, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि चीज़ें कौन कौन सी मिलती हैं या पैसे कैसे कैसे मिलते हैं। तो जब मैं सेकेंड ईयर में था, तो सेकेंड ईयर मेरा जब कंप्लीट होने वाला था, तब उस टाइम पे मुझे पैसे आए। तो मेरे 2 साल के पैसे आने थे, तो अच्छे खासे एक बहुत बड़ी अमाउंट बन रही थी। वो अमाउंट इस तरह से कि आपको 15,000 रुपये मिलता है मंथली स्टाइपेंड। तो वो 15,000 रुपये मंथली स्टाइपेंड को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन बन जाता है 180,000, मीन कि 1,80,000। उसके बाद आपको 30,000 मिलता है बुक अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस GB के स्टूडेंट्स के लिए और गवादर के स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये स्कॉलरशिप ऑफ़र होता है या मिलता है। तो मेन चीज़ यहाँ पे आपको फ़ीस के अलावा, ये जो मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ, ये फ़ीस के अलावा आपके एक्सपेंडिचर्स के अलावा 2,10,000 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलता है या आपको पॉकेट मनी मिलती है एनुअली। अगर आप इसको 12 से तकसीम करेंगे तो मेरे ख्याल में 17 से 18,000 बनेगा आपका मंथली इनकम। उसके अलावा 2,40,000 तक अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी की एनुअल एक्सपेंडिचर्स हैं वो 2,40,000 तक है। अभी एनुअल एक्सपेंडिचर्स में फ़ीस आते हैं कि कौन कौन से फ़ी है, मींस कि आपके हॉस्टल की कितनी फ़ी है और यूनिवर्सिटी के फ़ीस कितने और आपका मेस का कितना ख़र्चा आ रहा है ऑफिशियली। इन सब के अलावा आपको 2,10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। मींस कि आपकी पॉकेट मनी HEC आपको दे रही है 2,10,000, जो कि एक अच्छी अमाउंट है इस एज में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। और आफ्टर मतलब गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करने के बाद एक बड़े शहर में जाके पढ़ना और ऐसे बैकग्राउंड से, जो मतलब मिडिल क्लास ही हैं हम सारे, मैं किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं समझता, गिलगित बल्तिस्तान वाले तकरीबन सेम ही हैं। तो अच्छी खासी आपकी लाइफ एक स्मूथ ट्रैक पे आ जाती है, आप घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं होते। मींस कि जो छोटी छोटी हमारे ख्वाहिशें होती हैं कि मैं एक बाइक रख लूँगा, मेरे पास एक अच्छा सा फ़ोन हो, अच्छा सा लैपटॉप हो, तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो इस स्कॉलरशिप से कवर होती हैं। जो कि और इस स्कॉलरशिप में और बाकी स्कॉलरशिप में ये डिफरेंस है कि बाकी स्कॉलरशिप आपको एक लिमिटेड सा अमाउंट देते हैं। आप एहसास वाले साल का आपको 40,000 रुपये देंगे और उसमें ट्रांसपोर्ट फ़ीस इंक्लूड नहीं होगा, हॉस्टल फ़ी इंक्लूड नहीं होगा, वो आपने ख़ुद से पे करने। नीड बेस में 60,000 रुपये देंगे, हॉस्टल फ़ी आपने ख़ुद देनी है और बाकी चीज़ें भी आपने ख़ुद से ही पे करने हैं। लेकिन इस स्कॉलरशिप में ऐसा नहीं है, आपके सारे एक्सपेंडिचर्स, जितने भी एक्सपेंडिचर्स आते हैं उनके अलावा आपको साल का 2,10,000 रुपये मिलेगा, जो कि डायरेक्ट आपके पॉकेट में जाएगा। फिर उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उसको एक्सपेंड किस तरह से करते हो। जी, अच्छा, बहुत अच्छे अंदाज में आपने मेरिट क्राइटेरिया भी बताया और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें स्कॉलरशिप कवर कर रही हैं वो भी आपने सारी चीज़ें बताई। अब नेक्स्ट आता है, जिस तरह आपने कहा कि 50% जो है वो टेस्ट मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो टेस्ट के हवाले से आप क्या सजेशन देंगे और क्या आपने ख़ुद किस तरह से तैयारी की, ये आप थोड़ा सा बताइएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं क्लियर करता चलूँगी। ये जो टेस्ट है वो 1 साल के लिए वैलिड है। मींस कि इसमें 3 तरह के स्टूडेंट्स, 4 तरह के मैं कह सकता हूँ, स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया किसी भी यूनिवर्सिटी में और जो सोच रहे हैं एडमिशन लेने का विदिन अ ईयर, उस मतलब टेस्ट के 1 साल के अंदर। और दूसरे नंबर पे आते हैं जो यूनिवर्सिटी में एडमिट हो चुके हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में, तीसरे ऐसे हैं जो सेकंड सेमेस्टर में और चौथे ऐसे हैं कि जो थर्ड सेमेस्टर में। तो ये 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्लाई कर सकते हैं। यानी थर्ड सेमेस्टर तक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जी। और जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि वो 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो उनका फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं होता तो 1 साल बाद ये दोबारा ऑफर होगा, उस टाइम पे वो थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो वो उस टाइम पे भी इसको अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रोक के अपने जो नाज़रीन हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ और आप FSC कर चुके हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब आपका 1 साल के अंदर अगर एडमिशन हो जाता है तो आप ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो MD-CAT की तैयारी कर रहे हैं या जो कोई किसी और टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और उसका अभी तक एडमिशन नहीं लिया, तो वो 1 साल के अंदर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो उसके लिए भी ये जो है आपका वैलिड है टेस्ट, आप ये टेस्ट दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो टेस्ट के हवाले से टेस्ट के हवाले से मैं एक बेसिक सा बात करना चाहता हूँ। जिन लड़कों ने GB से मतलब गिलगित बल्तिस्तान के अपने देहाती या रीजनल एरिया से उन्होंने FSC किया है, उनके लिए सबसे बड़ा मसला है कि उनके मार्क्स इतने नहीं अच्छे आते और उनका मुकाबला अभी उन लोगों से हो रहा है जिन्होंने कोरोना में FSC किया है
या जिनका मैट्रिक एफएससी कोरोना में हुआ है, तो कोरोना का आप लोगों को पता है कि मार्क्स कुछ ज़्यादा ही आ गए थे लड़कों के, जिसकी वजह से मेरिट क्राइटेरिया पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। तो अभी एक ही चांस बचता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या जो कि अभी एडमिशन लेने वाले हैं, सेकंड में हैं या थर्ड में हैं, उनके पास सिर्फ एक ही चांस बचता है, वो टेस्ट का है। क्योंकि मैट्रिक भी गुजर गया जिसके 10% मार्क्स शामिल होने, एफएससी के 40% है वो भी गुजर गया। ख्वाह आपके एफएससी में 60% 70% ही क्यों ना हो, आपके पास ये 50% बचता है। अब आपके ऊपर है कि आप ये 50% में से कितना परसेंट ले लेते हो। आप अगर इस 50% में से 45 भी ले लेते हो, 45% आप अवेल कर लेते हो, मींस कि आप 100 में से आप 90 स्कोर कर लेते हो या 85 स्कोर कर लेते हो, फिर भी आपका एक स्मूथ सा चांस बन जाता है। मींस कि 80 to 70% आपके चांसेस बन जाते हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और दूसरा जो मेन चीज़ है कि ऐसे लड़कों के जिनके मैट्रिक एफएससी में मार्क्स कम हैं, उनका जो कंपटीशन होता है वो ऐसे लड़कों से होता है जिन्होंने एमडीकेट की प्रिपरेशन की हुई होती है, ईकेट का जिन्होंने प्रिपरेशन की हुई है, या ईटा जितने भी एंट्री टेस्ट हैं, तो उनका जो फोकस होता है या उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो एफएससी के बुक्स पे, एफएससी के उन पे उनका कमांड ग्रिप बहुत ज़्यादा होता है। तो मेन चीज़ ये है कि जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अभी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में या एडमिशन लेने के सोच रहे हैं और एफएससी में थोड़े उनके मार्क्स कम हैं, तो उनको चाहिए कि टेस्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अब टेस्ट में क्या आता है, सिंपल सा टेस्ट होता है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता 100 नंबर का, और जो आपकी फील्ड है उसी से रिलेटेड टेस्ट होता है। मीन्स कि अगर आप आईसीएस के हैं तो आपके आईसीएस में जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े उधर से ही टेस्ट होगा, प्री मेडिकल के हैं तो वहाँ पे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का टेस्ट होगा। तो 100 मार्क्स के टेस्ट होते हैं और आपके ऊपर है कि आप टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह से करते हो और स्कोर किस तरह से करते हो। टेस्ट ऑनलाइन के हवाले से आपने ये बताया कि जो आपकी बुक है एफएससी, आईसीएस या एफए जो भी आपका है, यानी हर किसी का अलग होता है, हर फील्ड बिल्कुल ऐसे ही है, कॉमर्स का अलग। बिल्कुल। तो ऑनलाइन का आपने बताया कि टेस्ट ऑनलाइन यही है कि आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसी में से टेस्ट आएगा। अब आगे चलते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप अप्लाई करते हैं, अभी 30 सितंबर तक जो है इसकी तारीख है, तो कितना अर्सा आपको मिलता है कि आप टेस्ट की तैयारी करें? टेस्ट अप्लाई करने, एप्लीकेशन देने के बाद, अप्लाई करने की तारीख गुजरने के बाद, यानी 30 सितंबर के बाद कितने अर्से बाद ये मुतवक्को है कि टेस्ट की डेट आ जाएगी? एक्सपेक्टेड डेट कब तक आ सकती है? महीने का तकरीबन गैप होता है, 1 महीने का कम से कम गैप होता है, और महीने बाद ये ऑफ़र होगा। मींस कि अगर 30 सितंबर लास्ट डेट है टेस्ट अप्लाई करने का, तो ये सितंबर के एंड में जाके या नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में ये टेस्ट ऑफ़र हो जाएगा और इसका टेस्ट होगा। और टेस्ट एमसीक्यूज़ बेस्ड होता है, मतलब सही और गलत के बेस पे कि आप अगर आपको सही आता है तो आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे, अगर आपको नहीं आता तो फिर मतलब तुक्के के बेस पे। यहाँ पे लक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट करना मेरे ख्याल में फजूल बात होगी। टेस्ट की जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उसी हिसाब से मार्क्स आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बनेगा और मेरिट के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। बिल्कुल। और लास्ट जो मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे करना चाहता हूँ, मेरे मतलब 2021 में ये ऑफ़र हुआ था और मुझे ये स्कॉलरशिप मिली थी, फ़र्स्ट टाइम ऑफ़र हुआ था और हम लड़के थे। तो जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जिनको मिला था ये स्कॉलरशिप, तो उनका जो एग्रीगेट बन रहा था वो 80 से ऊपर ही बन रहा था। मिनिमम मेरा एक दोस्त है जिसका एग्रीगेट बना था, उसका 81 पॉइंट समथिंग बना था। मुझे HEC के मेरिट का नहीं पता, वो मेरिट डिस्प्ले नहीं करते, शो नहीं करते। तो मैं एक रफ सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, जिनका एग्रीगेट 80 से ऊपर बन जाता है उनको ये स्कॉलरशिप इजीली मिल जाता है, और जिनका 80 से थोड़ा नीचे आ जाता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी आपको एक और आइडिया दिया है और आपको एक और समझने की सजेशन दी है, या आप गेस समझने की एक्सपेक्टेड जो इस वक्त मेरिट बन सकता है वो 80% है, और एग्रीगेट किस तरह से निकालना है वो भी आपको बताया। 40% जो है वो आपका एफएससी के मार्क्स काउंट होंगे, 10% आपका जो है वो मैट्रिक का काउंट होगा, और 50% जो है वो आपका टेस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज जो है वो आपके टेस्ट के ऊपर। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अहम चीज़ें बताई कि स्कॉलरशिप के हवाले से, अपनी जर्नी के हवाले से बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा आपने सारा कुछ बयान किया। और उसके अलावा टेस्ट प्रिपरेशन जो है वो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी चीज़, मैटर करने वाली चीज़ है, उसके ऊपर आपने एक्सप्लेनेशन की, अच्छे अंदाज में ऑनलाइन भी बताए, सारी चीज़ें बताई। अब आखिर में एप्लीकेशन के ऊपर हम दोबारा आते हैं, चूँकि अप्लाई करने का मरहला पहला होता है, तो क्या क्या गलतियाँ स्टूडेंट्स करेंगे यहाँ पर, या एक्सपेक्टेड जो गलतियाँ स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनकी वजह से हम ये समझते हैं कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी उसकी अहमियत कम हो जाएगी, या वहाँ पर उसकी परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगी। तो क्या ऐसी गलतियाँ हैं अप्लाई करते हुए स्कॉलरशिप फॉर्म में,
या कहाँ कहाँ ऐसी मुश्किलात है जो कि स्टूडेंट फेस कर सकते हैं, उसके हवाले से आप गाइड करना चाहेंगे? जो मेन गलतियां हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, मीन्स कि हमारे बोले तो मतलब गिलगित बल्तिस्तान के जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है कि वो सीरियस होकर नहीं अप्लाई करते, जिसकी वजह से NIC CNIC गलत हो सकता है। ये बात है कि HEC के पोर्टल पे सिर्फ एक ही अकाउंट बन सकता है, सिर्फ एक ही CNIC से। तो आप अपने CNIC नंबर को सही से दर्ज करें, और उसके अलावा जो आप ईमेल एड्रेस वहाँ पे जो आप देते हैं उसको आप 100% ये इंश्योर करें कि जो आपका ईमेल एड्रेस है वो एक्टिव हो, क्योंकि HEC वाले आपको ईमेल पे ही कांटेक्ट करते हैं। अगर अल्लाह करे कि अगर आपका स्कॉलरशिप हो जाता है तो आपको मेल आता है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड कर दें। जब आप उनको डॉक्यूमेंट्स भेजते हो तो उनके पास से आपको ऑफ़र लेटर आता है कि जी ये स्कॉलरशिप आपका हो गया। फिर आप वो ऑफ़र लेटर लेके जाते हो एडमिन में अपने यूनिवर्सिटी के। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ईमेल एड्रेस को इंश्योर करें कि आपने सही ईमेल एड्रेस डाली है। बाकी जो मेन चीज़ है वो आपके मैट्रिक और FSC के मार्क्स हैं। मैट्रिक और FSC के मार्क्स सही दर्ज करें और उसको इंश्योर करें कि आपने ऊपर नीचे तो नहीं किया, क्योंकि ये मार्क्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट बनता है। और लास्ट और मेन थिंग जो है वो है आपका टेस्ट सेंटर है। टेस्ट सेंटर चेंज होता है, लेकिन चेंज ईजीली नहीं होता, बहुत मुश्किल से चेंज होता है। तो टेस्ट सेंटर स्कर्दू में भी है, गिलगित में भी है, इस्लामाबाद में भी है। कर सकते हैं उससे टेस्ट सेंटर को सोच समझ के करें, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स हैं, समर उनका उधर गुजरता है, कहीं किधर कहीं, तो इश्यूज़ होते हैं। तो बाद में जाके आपको इश्यूज़ ना हो। तो ये चंद एक इश्यूज़ हैं जिससे जिसको स्टूडेंट फेस करते हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ को नेगलेक्ट करने की कोशिश करें, और प्राइम फोकस में दोबारा से कहूँगा कि टेस्ट को दें और टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की। बहुत शुक्रिया नवीद भाई, आपने बहुत ही इख्तिसार के साथ और बहुत अच्छे अंदाज में ओवरऑल स्कॉलरशिप को कवर किया। ज़ाहिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, और मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। ये काफ़ी खुशाइन बात है कि आप जिस राह पे चल रहे हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, क्योंकि जब हम अप्लाई कर रहे थे उस टाइम पे हमें इस तरह की गाइडेंस नहीं मिली थी, जिसकी वजह से हमने काफ़ी हर्डल्स का सामना किया था, मेंस की मुश्किलात का। तो अभी आपके इस चैनल के तवस्सुत से या आप की जो गाइडेंस आप लोगों को एक ट्रैक दिखा रहे हैं, उससे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसानी होगी। बाकी मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि इफ़ आई डिड इट एनीबडी कैन। यहाँ पर एक बार फिर आप तमाम जो हमारे नाज़रीन हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हम कोशिश आपको ये करेंगे कि जब तक स्कॉलरशिप की लिस्ट नहीं आती हम इंशाल्लाह इसको परस्यू करते रहेंगे, एक एक अपडेट आपको देते रहेंगे, और ओवरऑल टेस्ट के बारे में बुनियादी तरीन बातें आपको बताई गई है टेस्ट के हवाले से। और उसके अलावा मज़ीद जितने भी आपके सवालात हो सकते थे हमने कोशिश की कि नवीद भाई से जानें और आप तक उन सवालात के जवाबात पहुँचाएँ। अब भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो भी जो है हम नशर करें, अपने पेज पे अपलोड करें और आपके सवालात के जामे जवाबात आपको देने की कोशिश करें। और इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है हमारी वो टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से होगी। आपको उसके हवाले से टेस्ट की किस तरह से आपने तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है और किस तरह से आप अच्छे अंदाज में एक महीने के अंदर अपने टेस्ट को प्रिपेयर कर सकेंगे, इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।